नवाब इफ्तिखार अपने मखसूस कमरे में आराम कुर्सी पर नीमदराज सामने मौजूद टीवी पर अपनी पसंदीदा फिल्म देखने में मसरूफ था कि दरवाजा खुला और उसका नौजवान और अकलौता बेटा जो चंद रोज हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करके वापस आया था अंदर दाखिल हुआ। क्या देखा जा रहा है डैडी? नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ बैठो आमिर, डॉन जान की फिल्म देख रहा हूँ, ये मेरा पसंदीदा अदाकार है, नवाब इफ्तिखार ने बड़े मोहब्बत भरे लहजे में कहा। डैडी, आप पुराने जमाने के अदाकारों की फिल्में देखते रहते हैं, जमाना तो बहुत आगे पहुंच गया है, नौजवान आमिर ने हंसते हुए कहा और सोफे पर बैठ गया। बेटे, हम वफादार लोग हैं और वफादार लोग अपने जमाने की वफादारी नहीं छोड़ सकते, नवाब इफ्तिखार ने कहा। और उसी लम्हे दरवाजा खुला और नवाब इफ्तिखार की बारी पर कम बेगम अंदर दाखिल हुई। बाप बेटे में क्या राजो न्याज हो रहे हैं? बेगम ने हंसते हुए कहा। मैं आमिर से कह रहा हूँ कि तुम जल्दी से शादी कर लो ताकि मैं भी दूसरी शादी के बारे में कोई प्लानिंग कर सकूं, नवाब इफ्तिखार ने कहा और आमिर बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये मेरा ही दम था कि तुमसे निभाती चली आ रही हूँ, बेशक 3 शादियां और कर लो, फिर देखना अपना हशर, बेगम ने हंसते हुए कहा और वो भी सोफे पर बैठ गई। वैसे डैडी, वाकई आप वफादार लोग हैं, वरना आम लोग तो इस अंदाज में नहीं सोचते कि पहले बेटे की शादी हो जाए फिर अपनी की जाए, आमिर ने कहा और नवाब इफ्तिखार बेइख्तियार हंस पड़ा। मैंने आमिर से बात कर ली है, नवाब आशिक की इकलौती बेटी का रिश्ता उसके लिए मुनासिब रहेगा, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, फिर इकलौती बेटी है, बाप की मुकम्मल जायदाद की इकलौती वारिस, खूबसूरत खानदानी और वफादार भी हैं, बेगम इफ्तिखार ने कहा। हाँ, वो लड़की वाकई बेहद प्यारी है और नवाब आशिक भी वफादार आदमी हैं, ये रिश्ता वाकई मुनासिब रहेगा, नवाब इफ्तिखार ने मुस्कुराते हुए कहा। डैडी, पहले मैं उससे मिलूंगा फिर फैसला होगा, ऐसा ना हो कि आप अपनी वफादारी के चक्कर में मुझसे पूछे बगैर ही सारी बातचीत कर लें, आमिर ने उठते हुए कहा। ठीक है, हमें क्या एतराज है? अगले हफ्ते उनकी हवेली में चलेंगे, लेकिन तुम अब कहाँ जा रहे हो? नवाब इफ्तिखार ने कहा। वैसे ही चंद पुराने दोस्तों से मिलना है, कुछ देर गपशप रहेगी, आमिर ने कहा और नवाब इफ्तिखार ने इस बात में सर हिला दिया और आमिर बाय बाय करता हुआ कमरे से निकल गया। हाँ, अब बताओ, जवान बेटे के सामने तुम्हें अपनी शादी की बात करते हुए शर्म नहीं आई? आमिर के जाते ही बेगम इफ्तिखार ने आंखें निकालते हुए कहा। अरे अरे, वो तो मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारे होते हुए भला मुझ में जुर्त है कि किसी की तरफ आंख उठाकर भी देख सकूं, नवाब इफ्तिखार ने कहा और बेगम के चेहरे पर बेइख्तियार मुसरत की लहरें सी दौड़ती चली गईं। अरे हाँ, आपसे एक बात करनी थी, क्या आपका नाम नवाब दौला भी है? बेगम इफ्तिखार ने कहा और नवाब इफ्तिखार बेइख्तियार उछल पड़े, उनके चेहरे पर इंतहाई हैरत के आसार ऊपर आए थे। क्या क्या कह रही हो? किसने ये बात की है? नवाब इफ्तिखार ने गुस्सीले लहजे में कहा। नवाब आशिक का एक रिश्तेदार है, उसका बेटा भी नवाब आशिक की बेटी शहरबानो का उम्मीदवार है, लेकिन मैंने नवाब आशिक की बेगम से पहले ही बात कर ली थी, उसे भी आमिर बेहद पसंद है। उस रिश्तेदार ने जब शहरबानो के रिश्ते की बात की तो नवाब आशिक की बेगम ने कहा कि नवाब इफ्तिखार के बेटे का रिश्ता आया हुआ है, पहले उस बारे में कोई फैसला होगा, फिर किसी और से बात होगी। तो उसने कहा कि नवाब इफ्तिखार तो जराइम पेशा आदमी है, नवाब दौला के नाम से वो मुजरमों में बेहद मशहूर है, उसके बेटे से रिश्ता करेंगी। उस पर नवाब आशिक की बेगम ने तो उसे झाड़ दिया, लेकिन उसने मुझे बात की,
मैंने यही कहा कि मैंने आज तक ये नाम कभी किसी से नहीं सुना। फिर हम जद्दी पुश्ती रईस हैं, हमें क्या जरूरत है जराइम करने की। उस पर बेगम आशिक तो मुतमईन हो गई, लेकिन मेरे दिल में खलश बैठ गई। इसलिए पूछा है कि ये क्या सिलसिला है, ऐसी बात आखिर हुई ही क्यों? बेगम ने कहा। उस रिश्तेदार ने सिर्फ रिश्ता लेने की खातिर ये बकवास की है। मेरा जराइम से क्या ताल्लुक? वैसे हो सकता है कोई मुजरिम हो जिसने अपना नाम नवाब दौला रखा हुआ हो और उस रिश्तेदार ने यह नाम मुझ पर चिपका दिया। नवाब इफ्तिखार ने जवाब दिया। हाँ, ऐसा ही होगा। लोग रिश्तों की खातिर न जाने क्या क्या बकवास करते रहते हैं, बेगम ने कहा और उठ खड़ी हुई। वेरी बैड। ये कौन आदमी हो सकता है जिसे ये इल्म है कि मैं ही नवाब दौला हूं? ऐसे आदमी को तो किसी सूरत में भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब उसके बारे में मालूम कैसे किया जाए? नवाब इफ्तिखार ने बेगम के बाहर जाने के बाद बुड़बुड़ाते हुए कहा, और फिर रिमोट कंट्रोल की मदद से उसने टीवी ऑफ किया और साथ पड़े हुए फोन पीस को उठाकर उसके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जवाद बोल रहा हूं। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। नवाब इफ्तिखार बोल रहा हूं जवाद। नवाब इफ्तिखार ने सख्त लहजे में कहा। नवाब साहब, आप हुक्म फरमाइए, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना अंदाज में कहा गया। नवाब आशिक को जानते हो? नवाब इफ्तिखार ने कहा। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। लेकिन जवाद ने कुछ कहना चाहा। मुझे मालूम है कि तुम क्या कहना चाहते हो। यही ना कि उसका ताल्लुक अंडरग्राउंड लाइन से नहीं है, नवाब इफ्तिखार ने कहा। जी हाँ, जवाद ने जवाब दिया। मुझे मालूम है, असल बात कुछ और है। मैंने अपने बेटे का रिश्ता नवाब आशिक की लड़की शहरबानो के लिए भिजवाया था। अभी बाकायदा रिश्ता तय तो नहीं हुआ, अलबत्ता खवातीन के दरमियान बातचीत जारी है। अभी अभी मुझे मालूम हुआ है कि नवाब आशिक के किसी और रिश्तेदार ने भी अपने बेटे का रिश्ता भिजवाया है। नवाब आशिक की बेगम ने उन्हें जब मेरे मुतल्लिक बताया तो उस आदमी ने कहा कि मेरा ताल्लुक अंडरग्राउंड लाइन से है और वहां मेरा नाम नवाब दौला है। वो उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया है, लेकिन मैं उस आदमी के बारे में जानना चाहता हूं कि वो कौन है और उसे किस तरह ये बात मालूम हो गई कि मैं ही नवाब दौला हूं। लेकिन जाहिर है मैं बराह रास्त ना ही नवाब आशिक से मालूम कर सकता हूं और ना ही उनकी बेगम से। तुम उनके किसी जिम्मेदार मुलाजिम को रकम देकर उस आदमी के बारे में मालूम करो और फिर मुझे इत्ला दो, नवाब आशिक ने कहा। उसमें किसी से पूछने वाली कोई बात नहीं है जनाब। मुझे मालूम है क्योंकि नवाब आशिक का जाती मैनेजर मेरा मुखबर है और आपको तो मालूम है कि ऐसे नवाबों से मैं सालाना बोनस वसूल करता रहता हूं, इसलिए मुझे उनके बारे में मालूमात रखनी पड़ती हैं। शहरबानो का रिश्ता नवाब आशिक के मामून नवाब रजा ने अपने बेटे के लिए भिजवाया है। नवाब रजा शराइब और तवाफों के सिलसिले में अपना सब कुछ खत्म कर चुका है। उनका बेटा जिसका नाम नवाब शबीर है, उसका उठना बैठना भी गलत लोगों में है। नवाब रजा की ख्वाहिश है कि नवाब शबीर का रिश्ता शहरबानो से कराकर नवाब आशिक की तमाम दौलत और जागीर पर हाथ साफ किया जाए। और नवाब रजा को यकीनन इसलिए आपके बारे में इल्म होगा कि नवाब रजा का ताल्लुक मास्टर से बहुत करीबी है। उस मास्टर ने ही दरअसल उसकी सारी जागीर और दौलत उससे लूट ली है और मास्टर आपके बारे में सब कुछ जानता है, जवाद ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। कहाँ रहता है ये नवाब रजा? नवाब इफ्तिखार ने कहा। रजा आबाद में उसकी एक कदीम हवेली है, वहां अपने बेटे के साथ रहता है। आप हुक्म फरमाइए, जवाद ने कहा। सुबह का सूरज ये दोनों बाप बेटे ना देख सके। तुम्हें मुआवजा 4 गुना मिलेगा, लेकिन काम बेदाग तरीके से होना चाहिए।
नवाब इफ्तिखार ने कहा। हुक्म की तामील होगी जनाब, दूसरी तरफ से जवाद ने कहा और नवाब इफ्तिखार ने रिसीवर रख दिया। नॉनसेंस, अपनी मौत को खुद दावत दे दी मेरा नाम लेकर, नॉनसेंस, नवाब इफ्तिखार ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर रिमोट कंट्रोल उठाकर उसने टीवी ऑन किया और दोबारा फिल्म देखने में मसरूफ हो गया। फिर जैसे ही फिल्म खत्म हुई साथ पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी और नवाब इफ्तिखार ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, नवाब इफ्तिखार ने अपने मखसूस लहजे में कहा। नवाब इफ्तिखार अहमद साहब से बात कराइए, दूसरी तरफ से एक परेशान सी आवाज सुनाई दी। मैं नवाब इफ्तिखार ही बोल रहा हूँ, आप कौन साहब हैं? नवाब इफ्तिखार ने हैरत भरे लहजे में कहा। नवाब इफ्तिखार साहब, मैं सिटी अस्पताल से डॉक्टर आजिम बोल रहा हूँ। आपके बेटे आमिर का एक्सीडेंट हुआ है और वो इस वक्त अस्पताल में है। उसे शदीद जख्म आए हैं लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर है। उनकी जेब से आपका कार्ड मिला है, इसलिए मैंने आपको फोन किया है। आमिर स्पेशल वार्ड के कमरा नंबर 8 में है, आप प्लीज जल्दी पहुंचें। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो नवाब इफ्तिखार को यूं महसूस हुआ जैसे वो यकलख्त खिला में पहुंच गए हों। उनका जहन मायूसा हो गया। उन्हें यूं महसूस होने लगा जैसे उनका सांस उनके गले में ही अटक गया हो। आमिर उनका इकलौता लड़का था और वो दोनों मियां बीवी उससे टूटकर प्यार करते थे। उसी लम्हे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी तो साकित और जामिद बैठे हुए नवाब इफ्तिखार को जैसे होश आ गया। उन्होंने तेजी से रिसीवर क्रेडल पर पटखा। दरवाजे से एक मुलाजिम अंदर आया था। बेगम कहाँ है? नवाब इफ्तिखार ने चीखते हुए मुलाजिम से मुखातिब होकर कहा। अपने कमरे में, मुलाजिम ने सहमे हुए अंदाज में जवाब दिया। उसके चेहरे पर हैरत थी क्योंकि उसने नवाब इफ्तिखार को कभी इस अंदाज में चीखते हुए नहीं देखा था और नवाब इफ्तिखार मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन दौड़ते हुए कमरे से निकले और फिर उसी तरह दौड़ते हुए बेगम के मखसूस कमरे की तरफ बढ़ गए। बेगम, जल्दी पोर्च में पहुंचो, आमिर का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है, जल्दी आओ। नवाब साहब ने दरवाजा हाथ से खोलकर चीखते हुए कहा और तेजी से आगे बढ़ गए। लेकिन जब दूसरे ही लम्हे उन्हें अकब में बेगम की चीखें सुनाई दी तो वो तेजी से मुड़े और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। उनकी बेगम फर्श पर गिरी बैन कर रही थी। उसकी हालत खतरे से बाहर है, वो बच गया है, इसलिए वक्त मत जाया करो, आओ जल्दी करो, नवाब इफ्तिखार ने जल्दी से कहा और फिर बेगम का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ खींचता हुआ दरवाजे से निकालकर पोर्च की तरफ बढ़ता चला गया। तमाम मुलाजिम हैरत और खौफ भरे अंदाज में सब कुछ देख रहे थे। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप सच कह रहे हैं? बेगम ने चीखते हुए कहा। हाँ, अभी डॉक्टर का फोन आया है, उसने बताया है कि वो जख्मी जरूर है लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर है, आओ जल्दी करो, नवाब इफ्तिखार ने कहा और बाजू छोड़कर आगे बढ़ गए क्योंकि मुलाजमों के सामने वो रख रखाव रखने के आदी थे। और फिर थोड़ी देर बाद उनकी कार खासी तेज रफ्तारी से सिटी अस्पताल की तरफ बढ़ी ही चली जा रही थी। दोनों मियां बीवी अकबी नशिस्त पर बैठे हुए थे जबकि ड्राइवर खासी तेज रफ्तारी से गाड़ी दौड़ा रहा था। बेगम इफ्तिखार रोने के साथ साथ दुआएं भी मांगे चली जा रही थीं, जबकि नवाब इफ्तिखार होंठ पीछे खामोश बैठे हुए थे। अब उन्होंने अपने आप को संभाल लिया था। अस्पताल पहुंचते ही वो दोनों तेजी से स्पेशल वार्ड की तरफ बढ़ते चले गए और फिर जब वो कमरा नंबर 8 में दाखिल हुए तो बेड पर आमिर, जो अब होश में था, उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उसका सर और चेहरा पट्टियों में लिपटा हुआ था लेकिन चेहरे का सामने का हिस्सा खुला हुआ था जिस पर सुर्ख कंबल था और कई डॉक्टर और नर्सें उसके बेड के गिर्द मौजूद थीं।
क्या हुआ, क्या हुआ? बेगम इफ्तिखार ने इस बार किसी कदर हौसले में रहते हुए कहा, क्योंकि उसने आमिर को मुस्कुराता देख लिया था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, नवाब इफ्तिखार ने इत्मीनान का एक तवील सांस लेते हुए कहा। मेरा नाम डॉक्टर आजिम है, मैंने आपको फोन किया था। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाइए। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, एक्सीडेंट तो बेहद शदीद था। जिस्म पर कई जगहों पर फ्रैक्चर भी हो गया है। इनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने करम कर दिया है। आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें, आप ऑफिस में चलकर बैठें, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर आजिम ने नवाब इफ्तिखार और बेगम इफ्तिखार को कहा और उन दोनों ने इस बात में सर हिला दिया और फिर कमरे से निकलकर ऑफिस की तरफ बढ़ गए। अब वो दोनों पूरी तरह मुतमईन थे, क्योंकि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी और वो अपने बेटे का इलाज आसानी से करा सकते थे। उनके लिए यही काफी था कि उनके बेटे की जिंदगी बच गई है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आजिम आ गया। ये लीजिए नवाब साहब, ये दवाएं फौरी तौर पर मंगवानी हैं, ये हमारे स्टोर में नहीं हैं, डॉक्टर आजिम ने कहा। मैं रकम दे देता हूं, आप अपने चपरासी को भेजकर मंगवा लें, नवाब इफ्तिखार ने कहा। सॉरी जनाब, आज चपरासी छुट्टी पर है और सब लोग इमरजेंसी मरीजों की देखभाल में मसरूफ हैं। मैंने भी एक मरीज के पास जाना है, आपको खुद तकलीफ करनी पड़ेगी। अस्पताल के सामने ही मेडिकल स्टोर है, दवाएं ले आएं और कमरे नंबर 8 में मौजूद डॉक्टरों को दे दें, डॉक्टर आजिम ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गए। जल्दी जाएं, जल्दी प्लीज। इस वक्त अपने आप को नवाब ना समझें, आमिर का बाप समझें, बेगम इफ्तिखार ने कहा और नवाब इफ्तिखार सर हिलाते हुए उठे और तेज तेज कदम उठाते हुए दफ्तर से बाहर आए तो बाहर उनका ड्राइवर मौजूद था। नवाब साहब ने उसे नुस्खा दिया और नोट भी, तो ड्राइवर जल्दी से अस्पताल के बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गया और नवाब साहब वापस दफ्तर में आ गए। थोड़ी देर बाद ड्राइवर दवाएं लेकर आ गया तो नवाब साहब ने उसे दवाओं का लिफाफा लिया और कमरा नंबर 8 की तरफ बढ़ गए। एक बड़े से कमरे में आमिर के गिर्द अभी तक डॉक्टर मौजूद थे, लेकिन उनमें डॉक्टर आजम नहीं थे। डॉक्टरों ने उनके हाथ से दवाओं का लिफाफा ले लिया। अब क्या हाल है आमिर का, नवाब इफ्तिखार ने कहा। ओके है, कोई खतरे वाली बात नहीं है जनाब, डॉक्टर ने जवाब दिया। मैं और उसकी वालदा कब उससे बातचीत कर सकेंगे, नवाब इफ्तिखार ने पूछा। जी, ये जरूरी इंजेक्शन लग जाएं, फिर आधे घंटे बाद आप उनसे बातचीत कर सकेंगे, डॉक्टर ने कहा और नवाब इफ्तिखार सर हिलाते हुए वापस मुड़े। आमिर की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा पुरसकून था, इसलिए नवाब साहब पूरी तरह मुतमईन होकर वापस ऑफिस में आ गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आजिम फिर आ गए। उन्होंने माजरत की कि इमरजेंसी की वजह से वो उनको चाय भी नहीं पूछ सके, लेकिन नवाब इफ्तिखार ने उनका शुक्रिया अदा किया। नवाब इफ्तिखार, आप इंतहाई मुखय्यर आदमी हैं। हमारे अस्पताल में भी आपके एहतियात बाकायदा पहुंचते रहते हैं और शायद इस नेकी के बदले आपके इकलौते बेटे की जान बच गई है, वरना जिस कदर शदीद एक्सीडेंट हुआ है उससे किसी का बच जाना तकरीबन नामुमकिनात में से था, डॉक्टर ने कहा। बस अल्लाह ताला का करम है जनाब, नवाब इफ्तिखार ने कहा और फिर उससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, दरवाजा खुला और एक डॉक्टर तेजी से अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर आजिम, कमरा नंबर 8 के मरीज की हालत अचानक बिगड़ गई है, जल्दी आएं, उसने कहा। ओह अच्छा, डॉक्टर आजम ने कहा और तेजी से उठकर दौड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकल गए। कमरा नंबर 8, ओह कमरा नंबर 8 में तो आमिर है, बेगम इफ्तिखार ने परेशान होते हुए कहा।
वो तो स्पेशल वार्ड है, ये तो आम वार्ड का कमरा होगा। आमिर तो पुरसकून है, मैं अभी उसे देख कर आया हूँ। नवाब इफ्तिखार ने कहा तो बेगम इफ्तिखार ने सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी। आप आमिर के वालिदैन हैं, जल्दी आएं, डॉक्टर आजम आपको बुला रहे हैं। आपके बेटे की हालत बेहद खराब है, एक जूनियर डॉक्टर ने कहा। अरे ये क्या, ओ खुदाया, नवाब इफ्तिखार ने एक झटके से उठते हुए कहा। बेगम इफ्तिखार भी उठ खड़ी हुई और फिर वो दोनों तेजी से 8 नंबर कमरे की तरफ बढ़ने लगे। दोनों की हालत खराब हो रही थी। फिर जैसे ही वो कमरा नंबर 8 के सामने पहुंचे, कमरे का दरवाजा खुला और डॉक्टर आजम बाहर आ गए। आई एम सॉरी नवाब साहब, आमिर वफात पा गया है, डॉक्टर ने कहा और नवाब इफ्तिखार के मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई। बेगम इफ्तिखार भी बेइख्तियार चीखने लग गई और फिर डॉक्टरों और नर्सों ने उन्हें संभालना शुरू कर दिया। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? अभी तो मेरा बेटा ठीक था, फिर ये कैसे हो गया? ओह खुदाया, ये कैसे हो गया? नवाब इफ्तिखार ने कहा। ये उन मरदूद लोगों की वजह से हुआ है नवाब इफ्तिखार, जो नकली अद्वियात तैयार करते और फरोख्त करते हैं। ये देखिए, ये इंजेक्शन आप लाए थे, ये नकली इंजेक्शन है। इसमें दवा की बजाय रंगदार पानी था। उसी इंजेक्शन की वजह से आमिर की मौत वाक़या हुई है। न जाने ये लोग कौन हैं जो चंद रुपयों की खातिर इंसानी जानों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। डॉक्टर आजम ने हाथ में पकड़ा हुआ इंजेक्शन नवाब इफ्तिखार की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो नवाब इफ्तिखार के पूरे जिस्म को जैसे एक जोरदार झटका लगा। क्या क्या कह रहे हैं आप? नकली दवा? नवाब साहब, नवाब इफ्तिखार ने रुक रुक कर कहा। जी हाँ, आजकल हमारे मुल्क में इंसान दौलत के लालच में जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। अब क्या मिला होगा इस इंजेक्शन तैयार करने वालों को? चंद रुपए। लेकिन देखिए, आपका इकलौता बेटा फौत हो गया, डॉक्टर ने कहा तो नवाब इफ्तिखार यकलख्त चीखने लगे। सॉरी। वो दोनों हाथ से अपना मुंह पीट रहे थे और अपने बाल नोच रहे थे। ले लो मुझसे सारी दौलत, ले लो बैंकों में पड़ी हुई दौलत, ले लो मुझसे सब कुछ ले लो, मेरा आमिर मुझे लौटा दो, मुझसे ये सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, नवाब इफ्तिखार ने पागलों के से अंदाज में चीखते हुए कहा। नवाब साहब मरे हुए जिंदा नहीं होते। इन नकली और जेली अद्वियात की वजह से अब तक सैकड़ों हजारों इंसान हलाक हो चुके हैं, लेकिन इन कातलों को उसकी कोई परवाह नहीं है। उन्हें तो बस दौलत इकट्ठी करने से गरज है। उनकी तो तिजोरियां भरनी चाहिए। डॉक्टर आजम के लहजे में बेपनाह नफरत थी। मैं कातिल हूँ अपने बेटे का, मैं कातिल हूँ, मैं नवाब इफ्तिखार, मैं कातिल हूँ। ये जेली और नकली अद्वियात मैं तैयार कराता था, मैं उन्हें फरोख्त करता था। मैं सबका कातिल हूँ, मैं दुनिया का मकरूह तरीन कातिल हूँ, मैं कातिल हूँ, मैं नवाब इफ्तिखार कातिल हूँ। यकलख्त नवाब इफ्तिखार ने हंसियानी अंदाज में चीखते हुए कहा और उसके साथ ही उन्होंने बिजली की सी तेजी से जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और फिर उससे पहले कि उन्हें कोई रोकता, उन्होंने अपनी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ और नवाब इफ्तिखार धड़ाम से गिरे और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गए। डॉक्टर आजिम और बाकी लोग हैरत से बुत बने ये सब कुछ देख रहे थे। बेगम इफ्तिखार को चूंकि नर्सें अलहदा ले गई थीं और उनकी हालत के पेश नज़र उन्होंने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था, इसलिए उन्हें मालूम ही न था कि इन जेली अद्वियात की वजह से और दौलत की लालच की वजह से उसका न सिर्फ बेटा हलाक हो गया है बल्कि उसका शौहर भी। आज कुदरत ने इस दुनिया में इंसाफ कर दिया था। दौलत की लालच में लाखों इंसानों की जानों से खेलने वाला नवाब इफ्तिखार उर्फ नवाब दौला आज अपने ही बेटे को अपनी हिवस की भेंट चढ़ा बैठा था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।